नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? आ गया बेटा 25 फरवरी 10th क्लास के बच्चों का साइंस का एग्जाम है। केवल 2 दिन बचे हैं। आप लोग मुझे ईमानदारी से बताइए, मैथ्स के एग्जाम में आप लोगों ने जितनी मेहनत की थी पूरे साल भर, उसके मुकाबले मैं जानता हूं कि आपका फाइनल एग्जाम जितनी मेहनत की थी, क्या वो 100% आपका पोटेंशियल परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो पाया? उसमें कुछ कमी रह गई कि नहीं रह गई? हमसे कुछ मिस्टेक्स हुई कि नहीं हुई एग्जाम में? 3 घंटे के एग्जाम में हम लोगों ने टाइम कम होने की वजह से पैनिक कर गए। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या हम अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? हमारा नेक्स्ट एग्जाम साइंस का है और उसमें ध्यान रखना है कि जितनी साल भर हमने मेहनत की है उसको अब 100% परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें पोटेंशियल है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आने का, 95 अबव मार्क्स लेके आने का, अबव 90 मार्क्स लेके आने का, बट वो बच्चे एग्जाम में 3 घंटे के दौरान कुछ ऐसी गड़बड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से मार्क्स उनके बिलो 90 पहुंच जाते हैं। जबकि वो बच्चे बहुत पूरी टेस्ट सीरीज जब ऑफलाइन में यहाँ पे चलती है हमारे इंस्टीट्यूट में, तो वो बच्चा फुल मार्क्स लेके आ रहा है, लेकिन जब फाइनल बोर्ड का एग्जाम होता है तो वहां पे वो पैनिक कर जाता है बच्चा। किन 3 बातों का 3 लेवल पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी साल भर की मेहनत खराब ना हो और मैक्सिमम आपको आउटपुट मिले। आइए एक एक करके बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 15 मिनट्स की रीडिंग टाइम की स्ट्रेटेजी की। 15 मिनट की रीडिंग टाइम में किसी भी बच्चे को क्वेश्चन पेपर पूरा रीड नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको सेक्शन बी, सी, ई, डी, ये सारे सेक्शन में ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है जिसमें और आ रहा हो, चॉइस हो, उन क्वेश्चंस को रीड करना है और ये डिसाइड कर लेना है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। उस पर बेटा एक छोटा सा कोई मार्क लगा दीजिए और डॉट लगा दीजिए, जिससे जब आपके 3 घंटे का लिखने का टाइम हो तब आपको वो सारे क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड ना करना पड़े कि मुझे कौन सा अटेम्प्ट करना है। ये काम रीडिंग टाइम में खत्म कर लेना है। उसके बाद बचे हुए रीडिंग टाइम में आपको पता ही है क्या अटेम्प्ट करने होते हैं आपको? एमसीक्यू, वो वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन नहीं है, वो आप अटेम्प्ट कर लीजिए और जो भी ऑप्शन हो उसमें डॉट लगा दीजिए, मार्क लगा दीजिए। फिर रिटन टाइम में केवल आपके ऑप्शन मार्क करने रह जाए। एक बात और जो आपको ध्यान रखनी है कि साइंस का जो एग्जाम है उसमें केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको इस तरीके से पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, आप बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखिए, टू द पॉइंट आंसर करिए, ताकि आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में पूरे 3 मार्क मिले। जहां डायग्राम बनाना हो वहां पे बेटा लेबलिंग बहुत जरूरी है। डायग्राम ना भी पूछा हो तो डायग्राम बनाइए। डायग्राम, ग्राफ और इक्वेशन जितनी लिख सकते हो उतनी लिखो, जितनी आपको याद हो मैक्सिमम। ना भी पूछी हो तो भी लिखनी है, ठीक है। अगली बात पे ध्यान दीजिए, फिजिक्स में अधिकतर न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में ही आते हैं, कुछ केमिस्ट्री में भी आएंगे। न्यूमेरिकल्स में क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हर न्यूमेरिकल में आपको गिवन लिखना है। गिवन लिखने के बाद जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो डेटा दे रखा है, उसके बाद क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से पहले सतर्क हो जाना है कि हर साल एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें डेटा एसआई यूनिट में गिवन नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना है यूनिट सिस्टम कन्वर्जन का। एसआई यूनिट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं जानता हूं कि ये बातें बहुत आपको, ये वाली बात आपको कई बार बता रखी है टीचर्स ने, लेकिन एंड मोमेंट पे फिर से एक बार याद दिला रहा हूं, क्योंकि इसी की वजह से जिस बच्चे के मार्क्स अबव 90 आने वाले थे उसके बिलो 90 पहुंच जाते हैं, ठीक है। 89 और 91 में यूं तो केवल 2 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे काफी बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। वो 89 वाले को भी पता होता है कि यार एक और आ जाता तो अच्छा होता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद वैल्यू पुट करते समय ध्यान रखना है कि आपने उनको यूनिट्स को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है कि नहीं कर लिया। जब आपका आंसर आ जाए फाइनल तब भी आपको यूनिट मेंशन करनी है। केमिस्ट्री में आपको क्या ध्यान रखना है? जो भी आप केमिकल इक्वेशन लिखे वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। उस इक्वेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉपर्टी याद है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, उसकी किस कलर की फ्यूम्स रिलीज हो रही है, प्रेसिपिटेट बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये सब नहीं भी पूछा है तो लिखिए। जो भी फैक्ट्स आपको याद है, जो भी रिएक्शन के बारे में फैक्ट्स याद है उसे मेंशन करो, लिखो। नहीं भी पूछा है तो भी लिखिए। ग्राफ, डायग्राम और इक्वेशन में बिल्कुल कंजूसी नहीं। डायग्राम में जितनी लेबलिंग कर सकते हो उतनी करो, नहीं भी पूछिए तो भी करो, ठीक। बायोलॉजी में जो भी आप लिखेंगे कंटेंट थ्योरेटिकल, उसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करिए। कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देंगे तो टीचर्स को नॉवल नहीं पढ़ने की आदत है। जब टीचर्स चेक करते हैं उनको टू द पॉइंट आंसर चाहिए, उनको वो जो एग्जैक्टली पूछी गई चीजें है उससे रिलेटेड कीवर्ड दिखाई देंगे, हाईलाइटेड दिखाई देंगे, तो टीचर पेन ऐसे चला के आपको मार्क्स देते ही चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बायोलॉजी के लिए हो गया, ध्यान रखिए। फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है भाई। फिजिक्स में क्या होता है आपको पता है कि जहां हम मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, वहां पे हम 10 क्वेश्चन करते हैं तो 5 सही करते हैं, 5 गलत कर देते हैं प्रैक्टिस के टाइम पे। क्यों?
क्योंकि हम 5 बार तो ध्यान देते हैं, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करनी है, और 5 बार ध्यान नहीं देते। तो दिमाग में अपने बिठानी है। मैं आपको याद दिला रहा हूं, मुझे पता है कि आप लोग काफी बार उसको सही भी करते हो, लेकिन जब जब भूल जाते हो तभी क्वेश्चन गलत होता है। ठीक, तो मेरा काम है आपको याद दिलाने का। तो आपको साइन कन्वेंशन बेटा याद रखनी है कि मुझे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, है ना, एक इंफॉर्मेशन याद दिलाता हूं। मैग्निफिकेशन अगर दे रखा है आपको 2, तो वो मैग्निफिकेशन +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। मैग्निफिकेशन +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ध्यान रखना है कौन से वाला केस है। अगर इरेक्ट वाला केस है तो मैग्निफिकेशन +2 होगा, अगर इन्वर्टेड इमेज वाला केस है तो मैग्निफिकेशन -2 होगा, और तब न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। और अगर भैया नहीं बता रखा कि इरेक्ट है इन्वर्टेड है, तो क्या करेंगे, तो मैग्निफिकेशन के दोनों केस लेके सॉल्व करना है आपको न्यूमेरिकल, +2 वाला भी और -2 वाला भी, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये स्पेशली ये वाली बात ध्यान रखिए। ये स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाली चीजें 10th क्लास के एग्जाम में टीचर करते हैं, क्वेश्चंस में ये वाली चीजें आती है। ठीक, नेक्स्ट चीज पे आपको क्या ध्यान देना है कि जब आप एग्जाम हॉल पे, एग्जाम सेंटर में सुबह पहुंच जाएंगे, तो रेडियो बजानी बंद कर देनी है, बिल्कुल एकदम। ठीक, वहां भाई तेरा कैसा हो गया, तुझे कितना आता है, तूने ये वाला क्वेश्चन कर लिया कि नहीं कर लिया, रेडियो बिल्कुल बंद कर दीजिए वहां पे। ठीक, जो आप अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं उन्हीं को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, फॉर्मूले की आपने एक पेज पे फॉर्मूले लिख रखे हैं, उन्हीं को रिवाइज करिए। ठीक है, रेडियो बंद कर दो। अच्छा, एग्जाम हॉल के 3 घंटे के दौरान अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, पैनिक नहीं करिए। आपको लग रहा है टाइम बहुत कम बचा है, पैनिक नहीं करिए। सब आपने मैथ के एग्जाम से ये चीज सीखी होगी। आपको क्या करना है, शांत रहना है। आपके पास एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अगर हो सके तो उसको लेके जाइए, और एग्जाम हॉल में जब कभी किसी क्वेश्चन को देख के ऐसा लगे कि भाई अरे ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, तो आप शांति से बैठिए और 1-2 छोटी छोटी सिप लीजिए पानी की, और रिलैक्स करके और दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कर दीजिए। किसी क्वेश्चन को भी लगातार 10 मिनट तक घूर के देखने की जरूरत नहीं है। बच्चे बैठे रहते हैं, एक ही क्वेश्चन को देखते रहते हैं, ये मेरे से हो नहीं रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आप उसे अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को, पिछला जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, उस समय के लिए स्किप कर दीजिए, एंड में कर लेंगे, समय बचाओ। ठीक, एंड में समय बचेगा तो वो उसको भी कर सकते हो। अगर एंड में समय नहीं बचेगा तो ये तो वैसे नहीं हो रहा है, और जो क्वेश्चन हो जाने थे वो हो नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए शुरू का जो रीडिंग टाइम मैंने बताया था वो कैसे यूज करना है उसका ध्यान रखना है। इन सारी बातों का एक बार मैं क्विक रिव्यू दे देता हूं ताकि आपको फिर से ये बात याद हो जाए, ध्यान रख पाओ आप। ठीक है, क्या क्या बात बताइए मैंने। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, पहले ऑप्शन वाले क्वेश्चन पहले ही पढ़ लेने हैं, मार्क कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या ध्यान देना है आपको कि उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं उसी 15 मिनट के रीडिंग टाइम में, जिनमें कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि पेन नहीं चला सकते आप कैलकुलेशन करने के लिए। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिए। उसके अलावा फिजिक्स में आपको पहले या सभी न्यूमेरिकल्स में पहले गिवन लिखना है, फिर फॉर्मुला लिखना है, लेकिन फॉर्मुला में वैल्यू पुट करते समय किसका ध्यान रखना है, यूनिट का। एक आधा क्वेश्चन हर साल पेपर में ऐसा आता है जिसमें यूनिट कन्वर्ट करनी होती है। बच्चों को फॉर्मुला आता है, पूरा क्वेश्चन आता है, लेकिन यूनिट कन्वर्ट नहीं करता, उसके नंबर गायब हो जाते हैं। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी डायग्राम बनाएंगे उसमें लेबलिंग बहुत बढ़िया करेंगे। केमिस्ट्री में जो इक्वेशन लिखेंगे बेटा, उस इक्वेशन को बैलेंस्ड लिखिए, उसमें जो भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, मैंने बताया फ्यूम्स का कलर, ठीक है, स्मेल रिएक्शन में, या प्रेसिपिटेट बन रहा है कुछ, तो वो आप मेंशन करिए। फिजिक्स में एक स्पेशल बात मैंने आपको बताई थी कि जो लाइट वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला में तो ध्यान रखना ही है साइन कन्वेंशन का। मैग्निफिकेशन में स्पेशली ध्यान रखिए, किसी क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन दे रखा होगा +2 या +3, ऐसे गिवन नहीं होगा, -2 -3, मैग्निफिकेशन लिखा होगा कि द इमेज इज फॉर्म्ड ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, थ्राइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन 2 या 3 तो दे रखा है, लेकिन ये नहीं पता प्लस है या माइनस है। अगर इमेज इरेक्ट है तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है, अगर इमेज इन्वर्टेड है तो नेगेटिव है। ये वाली बात स्पेशली, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो मतलब इरेक्ट है तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर इन्वर्टेड इमेज वाला केस है तो नेगेटिव लिखेंगे, और भैया अगर नहीं गिवन है तो दोनों केस लेकर सॉल्व करेंगे। क्या बात समझ में आ गई मेरे बात? चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।